नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज इस बड़ी बहस में हम चर्चा करने वाले हैं कि विपक्ष जो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के जिस लड़ाई को एनडीए के खिलाफ शुरू कर रहा था, उस पीडीए के बगैर विपक्ष कैसे एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। लेकिन अब आज जिस तरीके से बैठक हुई और उसमें एक मोर्चे का गठन करने की बात हो रही है, मोर्चे को गठन करने की कवायद चल रही है, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कटाक्ष किया। इंडिया, तो क्या अब इंडिया बनाम एनडीए होने जा रहा है? इंडिया यानी कैसे लड़ेगा एनडीए से, खासतौर से तब जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उनके तमाम छत्र जिस तरीके से एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो 2024 की लड़ाई जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुखर होकर लड़ी जाती रही और इस बार भी उत्तर प्रदेश ही सबके टारगेट में तमाम सियासी दलों के, तो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बगैर कैसे ये लड़ाई पूरी होगी और क्या एनडीए या भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को तोड़ने की कोशिश कर रही विपक्ष की दलों से उनके तमाम छत्र एक एक कर एनडीए के खाते में आ रहे हैं। तो ऐसे में ये मोर्चा कैसे खुलेगा और कैसे ये लड़ाई लड़ेगा विपक्ष, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस बड़ी बहस में भाग लेने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ एसएन सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनिल दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी से एक एक कर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम अनिल दुबे जी से कर रहे हैं। अनिल दुबे जी, जिस पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर के आप लोग एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे थे, क्या वो पीडीए अब इंडिया का हिस्सा बनेगा, जो एक विपक्षी गठबंधन जिसको एक नया नाम दिया गया है, क्योंकि एक एक कर तमाम छत्र छोड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले एक मुहिम शुरू की थी तमाम बड़े नेताओं को जोड़ने की, आप देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर से लेकर के और दारा सिंह चौहान तक जो पिछड़ों के बड़े नेता थे, वो सब एक एक करके एनडीए में शामिल होते जा रहे हैं और महान दल पहले ही अलग हो चुका था। ऐसे में जिन छत्रों के सहारे आप लोग इस जंग को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बगैर ये लड़ाई कैसे मुकम्मल होगी? अनिल दुबे जी से बात कीजिए। जी मानस जी, देखिए आज इंडिया का गठन हो गया। इंडिया का गठन हो गया, सारे विपक्षी दल बंगलौर में इकट्ठा हैं और ये जो बैठक हो रही है विपक्षी दलों की, इस बैठक में दो चीजें तय होंगी। अगर जिसको हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी चाहते हैं कि विपक्ष में कोई साझा कार्यक्रम बने, साझा आंदोलन शुरू हो, जो बुनियादी सवाल है देश के, जो उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवाल है, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, दलितों की सामाजिक समीकरणों की जो समस्याएं, वंचित वर्ग की जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के अगर जो समान विचारधारा के दल हैं वो एक साथ अगर संघर्ष करेंगे, एक साथ सड़क पर आएंगे, तो निश्चित तौर पर 2024 में विपक्ष की सरकार बनेगी और विपक्ष सत्ता में आएगा। हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस बैठक का ये नतीजा, ये कार्यक्रम इस तरह का तय हो कि विपक्ष के लोग जो समान विचारधारा के दल हैं वो और भी इसमें जुड़ने का काम करें। और अभी इस जो हमारी आज इसमें 26 दल जुड़े हैं मानस जी, इसमें आने वाले समय में और दल जुड़ेंगे। अभी ये आने का जाने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। अभी विपक्ष की तरफ लोगों की निगाहें हैं, विपक्ष मजबूत होता दिख रहा है। और मानस जी, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के खात्मे की, भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत हो चुकी है। आप जिन राज्यों में भी आज चुनाव हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, भारतीय जनता पार्टी हारी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और कमजोर होने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता घटी है। उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्ष है ये मजबूत होगा। विपक्ष के पास एजेंडे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ न्याय नहीं किया, नौजवानों के साथ न्याय नहीं किया, महंगाई के मोर्चे पर ये खेल रहे हैं, कोई भी परीक्षा इन्होंने कराने का काम किया वो सही ढंग से संपन्न नहीं हुई है। तो जनता में इनके प्रति विश्वास बढ़ा है और जनता चाहती है कि इस देश में बदलाव हो। देश में जो उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन है, ये गठबंधन और बृहद रूप ले, विपक्ष और मजबूती के साथ आवे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज विपक्ष की बैठक बंगलौर में हो रही है, ये कोई सार्थक परिणाम लेकर के
उठेगी और विपक्ष का कोई साझा कार्यक्रम तय होगा और अगली जो बैठक होगी उसमें विपक्ष और मजबूती के साथ उभर करके आएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान गई है, भारतीय जनता पार्टी घबराई नहीं है, इसीलिए वो अपने सारे समीकरण लगा करके तोड़ फोड़ करने का काम कर रही है। लेकिन इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जनता विपक्ष के साथ है, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर के रहेगा। चलिए, मनोज यादव जी हमारे साथ है। मनोज जी, आप बड़ी कवायद बहुत कर रहे हैं, बहुत नारा दिया आपने पीडीए का कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है। अल्पसंख्यकों के लिए आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके की मुहिम चला के रखी हुई है। पसमंदा मुसलमान धीरे धीरे उनकी झोली में जा रहा है। आजमगढ़ और रामपुर के 2 उपचुनाव इसकी नजीर है। ओम प्रकाश राजभर जो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खा के निकले थे और मायावती को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, एनडीए का हिस्सा बन गए। आज की बैठक में वो शामिल हो रहे हैं। केशव मौर्य जो महान दल के थे वो आपके साथ रहे नहीं। तो सवाल इस बात का है कि जिन पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की आप बात करो, जी की मौजूदगी में बीजेपी का हाथ थाम लिया, तो एक तरफ आप अपना विपक्ष का एक कुनबा खड़ा कर रहे हैं और धीरे धीरे उस कुनबे के एक सदस्य आपको छोड़ छोड़ करके बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो कैसे लड़ाई संभव होगी ये? मानस जी, ओम प्रकाश राजभर की आपने बात की। ओम प्रकाश राजभर राजनीति में फराहदान है। फराहदान आप समझते होंगे, पूर्वांचल में बहुत बेहतर तरीके से बोला जाने वाला शब्द है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ खाली एक आवरण होता है, उसके अंदर कोई मसाला नहीं होता है, कोई बिया नहीं होता है, उसके अंदर ना बीज होता है। ओम प्रकाश राजभर जी को जाना ही था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने रिलीविंग लेटर उनको 1 साल पहले ही थमा दिया था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के अंदर इतनी वोट नहीं थी कि वो अपने बेटे को राजभर बाहुल्य वाली सीट पे चुनाव जिता पाए। तो क्या जरूरत थी हमें उनको तो विदाई पहले ही दे दी थी। अब महत्वपूर्ण बात है कि पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का क्या इक्वेशन रहेगा। उस इक्वेशन को समाजवादी दारा सिंह चौहान ने मजबूत कर लिया। नहीं, दारा सिंह चौहान जी आए थे, सत्ता के लिए आए थे। उनको लग रहा था कि जब आए थे तो बयान दिया था, बड़ा तगड़ा बयान दिया था कि भैया बीजेपी में रहने के मतलब गुलामियत महसूस करना। तो यहाँ आए तो यहाँ गुलाम से आजाद हो गए थे, विधायक बन गए थे, समाजवादी विचारधारा थी। तो अब वो पुनः गुलाम बनने की प्रैक्टिस में चले गए हैं। खैर, ये उनका अपना मकसद और उनको करना है नहीं करना है गुलामियत, ये उनका फैसला है। देखिए, इस तरह बातें जाते रहेंगे। मैं कह दूं, और कहने की बात क्या बिल्कुल स्पष्ट है कि लगभग 1 दर्जन बीजेपी के, अभी हमारे बड़े भाई अनिल दुबे जी ने एक बात कही है कि जो इंडिया रूपी जो हमारा गठबंधन बना है, इसमें बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं। अभी किसी के लिए रास्ते बंद नहीं हुए, ये 26 से 36 में पहुंच जाएंगे और इसमें ज्वाइन करने वाले तमाम सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो सांसद हो, बहुत सारे लोग हैं। उनको दरवाजे लगभग खुले हैं उनके लिए, और वो समय आने पे होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये नहीं पता है कि चुनाव कब होगा, बीजेपी को पता है कि चुनाव कब होना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन महोदय उनको रिपोर्ट दे देते हैं कि कब चुनाव कराएंगे। हमें तो बताते नहीं है। हमें जब बताएंगे, जब आपको पता चलेगा तो हमें पता चलेगा, तब हम अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अब जाति जनगणना, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट और आरक्षण की जो हो रही है, इन सारे मुद्दों पे वो वोट करने जा रहा है। 5 किलो राशन, 1 शौचालय, यही उसके जनता का डेवलपमेंट का फार्मूला। ये शायद मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को, खासकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को, ये बात बिल्कुल महसूस नहीं है। और अग्रिम पंक्ति के खड़े वो लोग, जनरल कैटेगरी के वो लोग जो नरेंद्र मोदी की विचारधारा से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते, वो भी समाजवादी पार्टी और इंडिया के गठबंधन को सहयोग करने का पूरा काम करेंगे। चलिए, एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह साहब, इंडिया का गठन हुआ है, 26 विपक्षी दल एक साथ है और आप एक एक कर सेंधमारी कर रहे हैं विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं पर। दारा सिंह चौहान को आपने शामिल करा दिया, ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के कुनबे को तोड़ करके आप एनडीए का कुनबा बड़ा करने की कवायद में जुटे हुए हैं। क्या
एनडीए का जो मौजूदा स्वरूप है, आपको लगता है कि आपको और साथी जोड़ने की जरूरत है अभी? देखिए मानस जी, ये दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखिए। भारतीय जनता पार्टी 2019 में चुनाव लड़ती है, 325 से अधिक सीटें पाती है, लगभग 200 ऐसी सीटें होती हैं जिसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि लोगों को जोड़कर साथ चलना चाहिए। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि राजभर जी तो पता नहीं कौन से धान है, तो ऐसी बातें तो ये लोग शिवपाल जी के को भी कहते थे कि शिवपाल जी का क्या औचित्य है, वो समाजवादी पार्टी में है इसलिए उनका औचित्य नहीं है तो नहीं है। मुझे लगता है कि हमें छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते 9 साल में जो विकास के कार्य हुए हैं, जो राष्ट्रवाद के कार्य हुए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और छोटे बड़े 17 चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसमें जीत रही है। अब आइए उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक समय था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए समाजवादी पार्टी कहाँ है। लोकसभा की अगर आप चर्चा करेंगे तो 0.5% वोट पूरे देश का समाजवादी पार्टी पा रहे हैं। गठबंधन किससे करने जा रहे हैं? जितने सजा याफ्ता लोग हैं, अगर वो आपस में गठबंधन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को जनता निगेटिव और निगेटिव माइनस इंटू माइनस अगर करेंगे तो निगेटिव ही होता है। सकारात्मक के साथ आप रहेंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन निगेटिव तो निगेटिव ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जनता नहीं अपनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आ रहे हैं वो राष्ट्रवाद के साथ आ रहे हैं, वो विकासवाद के साथ आ रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने विगत 9 वर्षों में जो कार्य किया है, आप देखिए बिहार में बैठक होती है, इनके एक एलाइज कहते हैं कि जब सरकार बनेगी हम लोगों की तो पूरा 370 पे विचार करना चाहिए, ले आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं, देश में एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान चाहिए, उस पर हम कार्य करते हैं। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास के नारे को बुलंद करते हैं। कई लोग अपने परिवार को बचाने के लिए कार्य करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। क्या आज सभी लोग नहीं जानते हैं कि लालू जी सजा आपका है? लालू जी को कोर्ट ने विक्टिम करा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। क्या ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर कोर्ट से एफआईआर नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में नहीं है? तो मुझे लगता है कि जब ऐसे सभी लोगों का गठबंधन होगा, जिनकी विचारधाराएं अलग अलग होती थी, जो आपस में ये कहकर निकले थे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो महाकरप्ट पार्टी है, उसके बाद टीएमसी का गठन हो जाता है, उसके बाद एनसीपी का गठन होता है। लेकिन अगर आप इस नाते एक साथ जुड़ते हैं कि नहीं हमको मोदी जी को हटाना है, तो जनता तय करेगी। उसको विकास चाहिए, उसको राष्ट्रवाद चाहिए, या ऐसे लोगों का गठबंधन चाहिए जो सिर्फ इस नाते जुड़ रहे हैं कि किसी तरह से राष्ट्रवादी सरकार हटे, परिवारवादी लोगों का गला जो फंसा हुआ है, जो गुनाह किए हैं, जिसकी जांच चल रही है, उस गुनाह को बचाने के लिए अगर आप एक होंगे मानस जी, तो मुझे लगता है कि सब लोग देखेंगे। तीसरी बात देखिए, गठबंधन आज नहीं हुआ है, गठबंधन 69 में भी हुआ था, गठबंधन 75 में भी हुआ था, गठबंधन 89 में भी हुआ था। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा गठबंधन बना के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार चलाई है। लेकिन गठबंधन का उद्देश्य जब ये रहता है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो निश्चित तौर पे मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन जब गरीबी हटाओ का नारा देकर और सब लोग एक साथ होते हैं तो कांग्रेस को हटाने का कार्य करते हैं। आज का जो गठबंधन बन रहा है, विपक्ष का गठबंधन, वो स्वार्थ का गठबंधन है। उस देश से कोई लेना देना नहीं, प्रदेश की खुशहाली के लिए कोई कार्य नहीं करना है। सभी लोग इसलिए हो रहे हैं, आप अगर पूछेंगे भी भाई आप किस लिए हो रहे हैं, नहीं मोदी जी को हटाना है। मोदी जी क्या ऐसा कार्य कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, वो तो हमारे खिलाफ जांच कर रहे हैं, ईडी सीबीआई भेज रहे हैं। ईडी और सीबीआई में जिनका भी नाम आया है, उसके बाद कोर्ट है, कोर्ट में जांच के बाद अगर आप तो जांच कर रहे हो, ये देश की जनता देख रही है। महाराष्ट्र में अजीत पवार को आप पहले क्या कह रहे थे? अब क्या आपने कौन सी मशीन में उनको भूल दिया कि उनके पाप का भूल गए? पहले वो भ्रष्टाचारी थे, अब उनके सारे भ्रष्टाचार भूल गए। पहले आपकी बात सुने, आपकी बात हमने सुना, आपकी बात हमने सुना। फिर से आप कहें तो मैं बोलूं, कहें तो चुप हो जाऊं। हम तो आपको कह नहीं रहे, आपके पार्टी के लोग कहते थे जहां सपा का झंडा वहां समझो गुंडा, ये हमने नहीं कहा। तीसरी बात, जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, वो सरकार कैसे बनी?
ये तो आपको जानकारी होना चाहिए। अजीत सिंह साहब को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन वो क्यों नहीं बने? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग 250-300 असला लेकर आपके पार्टी को तोड़ लिए और अपनी सरकार बनाए। क्योंकि आप सत्य को नहीं स्वीकार रहे हैं। आप सत्य को स्वीकारेंगे तो आपका गठबंधन में टूट जाएगा, इस नाते नहीं स्वीकार रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोगी है वो इस नाते है कि वो हमारे राष्ट्रवाद के साथ है। हमने जो विकास के कार्य किए उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि अगर हम 20-25 लोगों का, 30 लोगों का, 40 लोगों का गठबंधन कर भी लें, मेरे भी तो सुनिए, तो क्या जनता मूर्ख है? आजकल की जनता क्या मूर्ख है? वो नहीं देखी है कि आपके समय में अपहरणवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, दंगावाद, कर्फ्यूवाद, पता नहीं कौन कौन से बात थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न कहीं कर्फ्यू है, न कहीं दंगा है, न कहीं अपहरण है, न कहीं आंदोलन है। भाई ऐसी सरकारें अगर चलेगी तो जनता को वोट करना है। अब वहां 50-60 लोग इकट्ठे हो गए। देश की आबादी के 50-60 लोग कितने परसेंट होते हैं? वोट तो सभी लोग करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मानस जी से सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मैं बीच में नहीं, आप सवाल पूछ लीजिए। आप 1000 सवाल हमसे पूछिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं, सब लोग अपनी अपनी बारी। आप बीच में बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? लेकिन अरुण राजभर जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल जी देखिए 3 चीजों पे आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सरकार किसानों के लिए कार्य नहीं की। किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य आज तक अगर किसी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 चीनी मिलें बिक गई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 14 चीनी मिलें बिक गई थी। हम 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि कर रहे हैं। हम 3 नई चीनी मिलें लगा रहे हैं। हम लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दे रहे हैं। हम 80 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य की है, जो बुनियादी ढांचे में विकास किए, कहीं डिफेंस कॉरिडोर, कहीं रैपिड रेल, कहीं अमूल की फैक्ट्री, कहीं खाद का कारखाना, हम इन कार्यों को लेकर जनता के बीच, हमारे गाली देने से, हमारे अच्छा कहने से या बुरा कहने से जनता नहीं प्रभावित होगी। जनता स्वतः देखती है कि किसकी सरकार में अच्छा कार्य होता है। अगर हम अच्छा कार्य किए होंगे तो जनता हमको चुनेगी। मैं वही कह रहा था कि लगभग आप पूछ लीजिए, मानस जी सवाल इनसे पूछ लीजिए, बीच में आवाज आ रही। अनिल दुबे जी मेरे मित्र से सवाल पूछ लीजिए। अरुण राजभर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महासचिव है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के। अरुण राजभर जी, अभी 2 दिन पहले न्यूज 24 में इंटरव्यू किया जब ओम प्रकाश राजभर जी शामिल हुए थे एनडीए में। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ हम रहेंगे। तब आप लोग ये बात कहते हैं कि कुछ और भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आने वाले, उनके एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। तो ये तोड़-फोड़ की राजनीति करके आप एनडीए जवाब देगा क्या इंडिया को? तो आज देखिए, हम तोड़-फोड़ की राजनीति नहीं करते हैं। तोड़-फोड़ की राजनीति जो लोग करते होंगे वो करते होंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर जिनका भरोसा होगा। हर राजनेता स्वतंत्र तरीके से काम करता है, अपनी अपनी राजनीतिक फैसले करते हैं, अपने अपने तरीके से लोगों को एक दूसरे के साथ जाने का फैसला करते हैं। अब उसमें जो लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं, विकास की यात्रा में एक साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, अब उनको ना श्री अखिलेश यादव पकड़ पाएंगे, ना बहन जी पकड़ पाएंगे, ना कोई भी उनका हाथ पकड़ करके नहीं अपने साथ रख सकता है। वो अपने आप स्वतंत्र तरीके से वो अपना फैसला कर रहे हैं। अब अभी देखेंगे कि कुछ समय बाद कुछ और नेता होंगे जो स्वतंत्र तरीके से एनडीए का हिस्सा बनेंगे और मजबूती के साथ विकास की यात्रा में जो डेवलपमेंट का विचार चल रहा है और जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास माननीय मोदी जी की तरफ से चल रहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से चल रहा है, उसमें जिन लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं जब विकास के साथ चलना है तो वो हमारे साथ खड़े होंगे। जिनको लगेगा कि नहीं हमें नफरत और गुंडागर्दी के साथ जाना है तो वो लोग उधर चले जाएंगे। तो राजभर जी, हम एक बात समझ नहीं पाए कि सावधान यात्रा बीजेपी के खिलाफ सावधान यात्रा निकालते एनडीए के खिलाफ लोगों को सावधान करते करते आप खुद एनडीए का हिस्सा बन गए। पब्लिक फोरम पे जाएंगे, मंच पे जाएंगे, अब्बास अंसारी के साथ आपने मंच साझा किया है। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से तमाम माफियाओं की जड़ें उखाड़ दी। आप क्या कहेंगे लोगों से? हम अभी ये नहीं समझ पा रहे। भारतीय समाज पार्टी ने सावधान यात्रा निकाली थी तो वो मुद्दों को जगाने के लिए, जन जागरण एक होता है कि समाज में कैसे शिक्षित लोग होंगे, कैसे रोजगार का अवसर बनेगा, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे विकास के रास्ते होंगे बनेंगे, उनके रोजगार के अवसर कैसे उनको प्राप्त होंगे, तमाम जो समस्याएं हैं समाज के, उन मुद्दों पर जनता को जागृत किया गया।
और ऐसा नहीं है कि हम किसी दल के खिलाफ जाकर के हम उनको सावधान कर रहे थे, हम समाज को उनके अधिकारों के प्रति सावधान कर रहे थे कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ खड़े होइए। और पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरी यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने 75 जिलों में कार्यक्रम किया था, और बिहार में हमने पूरे 25 जिलों में कार्यक्रम करके संदेश दिया था, पटना में हमने उसके समापन किया था। महिलाओं को भी हमने एक सम्मेलन किया था, महिला हक अधिकार महारैली किया था, 8 मंडलों में किया था, जिसमें 25,000, 30,000, 25,000, ठंडक के मौसम में 50,000 संख्या में महिलाएं इकट्ठा होती थी। तो ये उनके जो उनकी समस्याएं हैं, जो समाज में जो चीजें दिखती हैं, उन्हीं चीजों पर उनको सावधान किया जाता है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक मुश्त रहेंगे तो भी समाज का विकास होगा, हम बटके रहेंगे तो समाज का विकास नहीं होगा। तो जो लोग विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, समाज में लंबे समय तक बहुत सारे लोगों को मौका सरकार बनाने का दिया गया, क्या पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमजोर मौका नहीं दिए थे? बहुत लोगों को मौका दिया। पिछली सरकारों ने अगर बीमारी को दूर करने का कोशिश किया होता तो आज जो मुद्दे लोग गिनाते हैं उन मुद्दों को नहीं गिनाते, आज उन मुद्दों से कहीं ज्यादा आगे निकल करके प्रोग्रेसिव राजनीति के प्रति सोचते। आज तो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। अभी तो हम सुन रहे थे, मनोज यादव भाई कह रहे थे कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भैया, हम तो कभी आजीवन सुनबे नहीं किए, जब से पैदा हुए हैं तब से समाजवादी की जुबान से हमने नहीं सुना कि ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की कभी बात करते हैं। ये जाति जनगणना की बात तो हम तो सुन रहे हैं 2022 के बाद से इनकी जुबान पे सुन रहे हैं कि जाति जनगणना की बात होगी। एक समान शिक्षा की बात तो मैं 2022 के बाद से सुन रहा हूँ। गरीबों का फ्री इलाज करने की बात तो 2022 के बाद से सुन रहा हूँ। गरीबों का घरेलू बिजली का बिल माफ तो 2022 के बाद। इससे पहले क्यों नहीं ये सारी चीजों को दूर करने की कोशिश किया? जब सत्ता रहती है तो इनसे आप किनारा कर लेते हैं मुद्दों से, जब सत्ता से दूर होते हैं तो फिर इन बातों को लेकर के कहते हैं हम समाज के हित ऐसी। अरे भैया, जब समाज आपको मौका देता है, जनता के बीच में जाते हैं तो जनता भी आपके बारे में ये सोचती है कि आप झूठे हैं। आप अपने सामने किसी लीडर को नहीं पनपने देना चाहते हैं। कह तो रहे हैं कि नहीं हमने सम्मान दिया, ये किया, वो किया। अरे भैया, अति पिछड़ों को कितना आपने सम्मान दिया कि आजादी के 75 साल में पूरे 75 जिलों में आप उठाकर देखेंगे तो सरकारी नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी है, इनके पास आंकड़े थे, ये बता देंगे। उत्तर प्रदेश में 18% मुसलमान है, लेकिन 9% वाला हमेशा से मुख्यमंत्री बनता रहा, लेकिन 18% को सामाजिक स्तर पर उत्थान करने की कोई कोशिश नहीं किया गया। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब पासमानदा सम्मेलन चलाया गया, उनको बेहतरी सशक्तिकरण की तरफ ले जाने की कोशिश किया गया, तो आप देखिए रामपुर में भी परिणाम मिले। जहां ये कहते थे मेरा दबदबा है, उसी आजमगढ़ में कहते हमारा ये जनाधार है, वहां भी परिणाम बदल गए। तो जहां निगेटिव पॉजिटिव राजनीति होगी, जहां अहंकारी राजनीति होती है, वहां समाज का पतन होता है। और ये समाज के पतन का कारण ये स्वतः है, ये खुद नहीं चाहते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पर विकास की गति में आगे बढ़े। वो नहीं चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो, वो तो चाहते हैं मेरा कल्याण हो, हमारे कुछ लोगों का कल्याण हो। अगर अहंकारी राजनीति करेंगे तो समाज स्वीकार नहीं करेगा। प्रदेश की जनता, देश की जनता अपने निर्णय खुद लेती है, अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत, अपनी योजनाओं को स्वतः समझती है कि हमारे लिए आवास की व्यवस्था कौन कर रहा है, शौचालय की व्यवस्था कौन कर रहा है, रोजी रोजगार की व्यवस्था कौन कर रहा है, आने वाले समय में हमारे बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कौन कर रहा है, और सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कौन कर रहा है। आज तो मैं देख रहा हूँ, पहले गांव में टंकियां लगती थी तो वो फूट जाया करते थे, दूर दूर तक लुटेरे लूट लिया जाते थे। आज बड़े बड़े टंकियां लग रही हैं, अच्छे पानी घर घर तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारें पॉलिसी जो बना रही हैं, वो देश और प्रदेश की सरकारें वो जन जन तक पहुंच रही। और जनता अगर जन तक नहीं पहुंचती तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनता समर्थन कैसे करती? योगी आदित्यनाथ जी की विचारधारा के साथ क्यों खड़ी होती? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ क्यों खड़ी होती है? ये गड़बड़ है कि लोगों को यह बुरा लगता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ क्यों चले गए। अरे भैया, मैं आपके साथ रहूंगा तो अच्छा रहूंगा, दूसरे के साथ चला जाऊंगा तो बुरा हो जाऊंगा। गिनती गिनाते हैं कि कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। आपके साथ अगर वो गिनती शुरू हो जाएगी तो आपको बुरी लग जाती है। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, कितने दलों से गठबंधन किया, कितने दल आए गए इधर उधर, हर वही अपनी अपनी तरीके से। राघव जी, यही एक सवाल है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मनोज यादव जी शायद समझा पाए। मनोज जी, उत्तर प्रदेश में जितने प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किए, आपने राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया, आपने रोड शो निकाला, नतीजा क्या रहा? 0। आपने मायावती के साथ हाथ मिलाया, परिणाम घोषित होते ही तकरार शुरू हो गई, उनसे अलग हो गए। आपने पिछली बार तमाम दलों को एकत्र किया, उसमें ओम प्रकाश राजभर भी थे, महान दल भी था, तमाम छोटे छोटे दलों को आपने शामिल किया, सब एक एक करके छोड़ के आपको चले गए। तो आखिर कमी कहां पर रह जा रही है? बड़ा दल आपका है, गठबंधन आप कर रहे हैं, चुनाव खत्म होता है, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप अखिलेश जी एसी कमरे में बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं,
फील्ड पे वो निकलते नहीं है, नेताजी के जमाने वाली सपा रही नहीं। तो कहीं आप भी तो टटोलेंगे ना अपने आप को कि आखिर आपके साथी क्यों छोड़ रहे, क्यों एनडीए का कुनबा बड़ा हो रहा है, क्यों आपके साथ के लोग घट रहे हैं। दारा सिंह चौहान तो आप ही के विधायक थे, वो भी चले गए छोड़ के। तो कभी आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे अपने बारे में? मानस जी, गांव में कहावत है, मधुमक्खी वहीं जाती जहां रस होता है। तो विपक्ष में तो कोई रस है नहीं। अगर विपक्ष के पास सत्ता होती तो लोग रुके रहते। कहते नहीं, गांव में एक और दूसरी कहावत है, हमारे बड़े भाई अनिल जी बेहतर समझेंगे, कि दुधारू गाय की लात भी लोग सह लेते हैं। तो अब यहाँ कोई न दुधारू गाय है, न सत्ता है, न मलाई है। यहाँ तो विपक्ष है, संघर्ष है, आंदोलन है, लड़ाई है। एजेंडे हमारे क्लियर हैं और हमारे साथ हैं गठबंधन में, उनके भी एजेंडे लगभग क्लियर हैं। बड़ी कैरेट लटका, बहुत तमाम सारी बातें की गई। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को जो ये बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी से हट गया, पी से पिछड़ा कमजोर हो गया, तो वो हम 1 साल पहले रिलीविंग लेटर हम इशू कर चुके हैं भाई। उस पे हमारा कोई ज्यादा एक्सरसाइज है नहीं वैसे कि उनके आने जाने से समाजवादी पार्टी का कोई फायदा नुकसान होगा। चर्चा का विषय ये था और समाजवादी पार्टी ने आत्ममंथन किया। 4 साल 4 बार की सरकार समाजवादी पार्टी की रही और ये ओम प्रकाश राजभर जी कहते फिरते थे हमारी वजह से 111 आ गई, इनकी वजह से 111 आ गई। हम 4 बार में 1 बार बहुमत की और 3 बार गठबंधन की सरकार चलाए और ओम प्रकाश राजभर जी हमको हमारी हैसियत बता रहे थे कि हम उनकी वजह से जीत गए। तो समाजवादी पार्टी का यह निर्णय है कि अगर आपकी हैसियत बड़ी है तो आपको बड़े हैसियतदारों के पास जाना चाहिए और उनको और बड़ी ओहदे के लिए मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, तो मैं फिर पुनः कहूंगा और इनको बेशर्मी से शायद इसका जवाब भी देने को ना मिले। पिछड़ा मंडल आयोग की सिफारिशें किसने लागू की? राजभर जी ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, किसने लागू की? वो तो समाजवादियों ने लागू किया। और उस मंडल आयोग की सिफारिश से नौकरी में आरक्षण और इसके बाद राजनीति में आरक्षण, जो राजनीति का मतलब पंचायत में और नगर निकाय में आरक्षण, किसकी देन थी? समाजवादियों की देन थी। अस्पताल की बात कर रहे थे, 1 रुपए में इलाज नेताजी ने शुरू किया था। बड़े से बड़े अस्पताल में 1 रुपए का पर्चा बनता था। ये थी समाजवादी पार्टी की ताकत। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई मुफ्त, इस बात की बात नेताजी ने शुरू की थी और उसी परिपाटी पे पूरा प्रदेश चला। किसानों के सिंचाई को हमने फ्री रखा, तमाम सब्सिडीज दी, कर्जों को माफ किया। किया किसने? मैं यही तो पूछना चाहता हूं, कौन है वो नेता? ओम प्रकाश राजभर है क्या? बीजेपी की सरकार 17 में बनवा दी, क्या मिला पिछड़ों को? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ न पाए, उल्टा अपना मकान तक न ले पाए। जो विधायक निवास जो उनका अधिकार था वो तक तो ले नहीं पाए, तो पिछड़ों को क्या अधिकार दिलाएंगे? हाँ ठीक है, अच्छा है, अपना सिस्टम बनता रहे। जैसे संजय निषाद जी का परिवार फिट है, बिल्कुल अनुप्रिया पटेल जी का परिवार फिट है, वैसे इनका भी परिवार फिट हो जाए। समाजवादी पार्टी ऐसी ईश्वर से कामना करती है, फिट हो जाएंगे तो एक पिछड़ा परिवार फिट हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़े का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं है, उसके लिए मतलब है पूरे प्रदेश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिनके साथ जिनके अधिकारों को काटा गया। हमारी पार्टी में कौन सा अधिकार पिछड़ों का कट गया भाई? मैं तो ये बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कठोरता से ये सवाल पूछता हूं, कौन सा हमारी सरकार में रिजर्वेशन की कटौती कर दी गई? कौन सा हमारी सरकार में पिछड़ों और दलितों के रिजर्वेशन को काटा गया? नहीं काटा गया। प्रमोशन में आरक्षण की बात कही गई और उसको जो काम किया गया उसको भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि दोबारा सरकार बनेगी तो हम दलितों को पिछड़ों में प्रमोशन में आरक्षण देने का काम करेंगे। हमने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? आपकी हिम्मत नहीं कि आप मोदी से सवाल पूछ सको, आपकी हैसियत नहीं कि आप सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू कर सको, आपकी हिम्मत नहीं कि आप जाति जनगणना के लिए प्रधानमंत्री मोदी से बात कर सको। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी को 4 बातें सुनाने के लिए रोजाना टीवी चैनल पे बाप बेटे बैठ जाते हैं। रोज हमारे कृत्यों पे बात नहीं करेंगे, बीजेपी के कुकृत्यों पे बात नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हैं।
मैं एक ही बात कहूंगा और सबसे महत्वपूर्ण है, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन वो वक्त भी याद करिए जब ओम प्रकाश राजभर के साथ आप रैलियां क्या करते थे, आप मंच साझा किया करते थे। उस वक्त आप भी शान में कसीदे गढ़ा करते थे। वो अलग बात है कि जब बहन जी के साथ थे तो बहन जी का साथ छूट गया, राजभर जी के साथ रहे उनका साथ छूट गया, कांग्रेस के साथ भी आपकी यारी थी वो भी टूट गई। लेकिन चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। उमाशंकर पांडे जी, थोड़ा देर से जुड़े आप, चर्चा लगभग आधा समय तय कर चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर है कि जिस तरीके से एनडीए में का कुनबा बड़ा होता है, जरा एक एक अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो लोग एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं एनडीए के साथ, और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद सबसे बड़ा दल है, उसके सहयोगी, उसके नेताओं की संख्या घटती जा रही। तो एक तरफ आपके कुनबे का विस्तार और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से जो कोशिशें हो रही लगातार आपके कुनबे के एक एक सदस्यों को तोड़ने की, ये लड़ाई कैसे अंजाम तक पहुंचेगी? देखिए मानस जी, पहली बात तो ये कि पिछले लगभग 4-4.25 सालों तक प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी एनडीए का नाम नहीं लिया। अब जब कांग्रेस पार्टी और उनके विपक्षी दलों के गठबंधन जो रिनाउंड हैं, जो जमीनी हैं, जिनके पास जमीन पर लोग हैं, जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, वो सब जब एकजुट हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट और बेचैनी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी राजग रटना शुरू कर दिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी और पीडीए कहिए, यूपीए कहिए या विपक्षी दल कहिए, उनकी नकल करने लगे। ये उनकी बौखलाहट का प्रतीक है। आज के 10 दिन के पहले हम लोगों ने कभी राजग एनडीए का नाम नहीं सुना, और अगर सुना हो तो भाजपा के साथी बता दें एनडीए की कौन सी बैठक इन्होंने पिछले 4-4.25 सालों में की है चुनाव, लोकसभा चुनाव 2019 के बाद नहीं की है। ये प्रधानमंत्री जी की हार की हताशा है। और एक बात और मानस जी मैं कहता हूं, 38 दल ये कह रहे हैं, जरा कृपा करके उमाशंकर जी 8.5 सालों में ये बैठक की एनडीए की, 8.5 सालों से बैठक नहीं हुई एनडीए की, करेक्ट करिए। बैठक नहीं हुई, मनोज जी बता रहे हैं। नहीं, मैंने इसलिए सोचा ना कि बीच में 19 का चुनाव हुआ था तो क्या पता मेल मिलाप हुआ हो उस दौरान। अच्छा, मैं दूसरी बात कह रहा था मानस जी, एक बार वो 38 दल जो हैं उन दलों का जरा चेक कर लीजिए कि कितने दल हैं जिनका चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ये भी निकल के आ जाए। क्योंकि हमने तो सुना है 38 में से कई दल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जिनका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, जिनके ना कभी सांसद हुए हैं ना विधायक हुए हैं। ये भी जरा चेक करवा लीजिए। प्रधानमंत्री जी कुछ भी करने में सक्षम। उमाशंकर जी, उमाशंकर जी जी, लेकिन सवाल, उमाशंकर जी वो नक्खास से खरीद लाए, नक्खास से अपने यहाँ लखनऊ में नक्खास में मिलता है ना, वहीं से ले आए। जी मानस जी, आप नहीं कर सकते कि जिस तरह भी आप विपक्षी दल की एकता की बात करें, बहन जी को आप अपने साथ शामिल नहीं करा पाए ना। अनिल दुबे जी से सवाल ले लेते। अनिल दुबे जी, बहन जी को साथ नहीं ला पाए आप। चलिए, बुआ भतीजे के बीच लड़ाई होगी, मध्यस्थता तो आप भी कर सकते थे, कांग्रेस के साथी भी कर सकते थे। बहन जी के आपका सवाल दोबारा करिएगा। मैं ये कह रहा था कि चलिए, बुआ भतीजे की लड़ाई हो गई 2019 के बाद, लेकिन विपक्षी दलों की जिस एकता की बात कर रहे हैं, बहन जी के बगैर वो कैसे पूरी होगी? बहन जी को लाने की मध्यस्थता आप ही कर लेते। नहीं तो बहन जी को कोई, हमने कहा ना कि हमारे दरवाजे बंद थोड़े होंगे। ये 26 दल हैं, इनमें वृद्धि होगी, अभी इसमें और आएंगे। अभी तो दूसरी बैठक है, अभी तीसरी बैठक होने दीजिए। आपको कुछ और परिवर्तन नजर आएगा। अभी तो इसमें बहुत लोग हुए, अभी तो शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत पूरे देश से हो चुकी है, और वो उत्तर प्रदेश में भी आपको दिखाई पड़ेगी। बहन जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं। बहन जी आए, उनका भी स्वागत होगा। जो समान विचारधारा के दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, वो हमारे गठबंधन में आए, हम उन सबका स्वागत करेंगे। अब और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा लड़ाई, ये बैठक जो तय करे कि एक साझा कार्यक्रम, साझा आंदोलन, जो किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, जो प्रदेश के स्थानीय मुद्दे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, हमारे मित्र बैठे हुए हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है,
लोगों के लिए राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है, लोग बाढ़ से परेशान हैं। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। किसानों के लिए ये कह रहे थे कि हमने सम्मान निधि देने का काम किया, लागत का 1.5 गुना मूल्य आपने देने का काम किया। गन्ना किसानों को आज भी उनका भुगतान नहीं हो पाया। गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य नहीं दे पाया। किसानों की आमदनी 2022 तक 2 गुनी करने का वादा था और 2023 है और कहीं का आमदनी तो नहीं हुई, लागत जरूर 4 गुना बढ़ गई। किसान परेशान, नौजवान परेशान, कह रहे हैं रोजगार दे दिया। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का आपने वादा किया था, कितने लोगों को रोजगार मिल गया? 9 साल की। मेरे आंकड़े गलत नहीं है, हालांकि आप सभी राजनीति के जानकार हैं। 2021 के चुनाव में चला, सब किसान मर गए, बात हो रही है। सिंह साहब से सवाल ले लेते हैं, आप ही के ही इंडिया जो नया गठबंधन है वो आपकी राह में डोला अटका रहा है। इस लक्ष्य के कितना करीब पहुंच पाएंगे? आप पहुंच भी पाएंगे या रास्ते में ही रोक लेंगे ये लोग? ये देखिए मानस जी, शायद आवाज ठीक हो रही, मैं कह रहा हूँ मानस जी, देखिए इसके पहले भी बहुत बार गठबंधन हुआ। जब बहुजन समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो कहा गया कि इससे बड़ा गठबंधन कुछ होता नहीं, लेकिन जनता का जो गठबंधन होता है, जो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो जीतता है, न कि ऐसे गठबंधन जीतते हैं। तीसरा, एक इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है। जब सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो भी मुलायम सिंह जी ने कहा कि विदेशी मूल के नागरिक को हम मत नहीं करेंगे। जब ममता बनर्जी को राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा हम समर्थन देंगे, बाद में 600 करोड़ का पैकेज लेके उनसे समर्थन वापस ले लेते हैं। जब इस तरह से बहुत सारे जगहों पे चंद्रशेखर जी को इसके पहले भी एक बार प्रधानमंत्री बनाने की बात आ रही थी, उसमें भी मुलायम सिंह जी पीछे हट गए थे। तो एक कहावत है गांव में कि चोरों की लड़ाई वो माल के बंटवारे को लेकर होती है। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन वही कहावत जो मनोज जी कह रहे थे, वही कहावत कि सूखते पेड़ और डूबते नाव से सब लोग किनारा कर लेते हैं, वो भी समय आएगा। आप देखिएगा कि लोग कहेंगे कि वो तो ईवीएम खराब हो गया, इस नाते हम चुनाव हार रहे हैं, आगे भी चुनाव हार जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मनोज जी कि जो विकास के साथ चलना चाह रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो लोग गर्दन बचाने की राजनीति कर रहे हैं, क्या ये सही नहीं है कि राहुल गांधी जी एक मामले में जमानत पर बाहर है? क्या हेमंत सोरेन जी झारखंड में एक लूट कांड में सजा आपता है? क्या सही नहीं है कि लालू यादव जी का चारा घोटाले में उनको सजा हो गई है? ममता बनर्जी के भतीजे शिक्षक घोटाले में, केजरीवाल जी के 2 मंत्री अरबों के घोटाले में बंद है। अगर सभी घोटालेबाज लोग जिनकी विचारधाराएं स्वयं एक नहीं थी, जो सभी कांग्रेस से निकले हुए उस विचारधारा से अलग रहने वाले लोग अगर एक जगह जाते हैं तो ये माना जाएगा एक गर्दन बचाओ अभियान है, लोकतंत्र बचाओ अभियान नहीं है महाराष्ट्र। और जनता इसको अच्छे से समझती है, जनता विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया उसको भी जनता विचार करेगी। कैसे 25 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, किस तरह से डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कैसे रक्षा उत्पाद को 75 देशों को बेचा जा रहा है, कैसे 104 सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, कैसे अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा किया जा रहा है, हर घर जल नल योजना चलाई जा रही है, गरीबों को बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में विकास किया जा रहा है। 5 लाख रुपया गरीबों को मुफ्त में दवा के लिए दिया जा रहा है। कैसे अगर कोरोना कालखंड में वैक्सीन बनाकर अपनी भी मदद की जा रही है, 28 दुनिया के देशों की मदद की जा रही, ये सब कुछ देश और प्रदेश की जनता देखेगी। अगर हम गलत हो गए, जनता हमारे साथ नहीं होगी, लेकिन जनता ये देखेगी कि पूर्ववत की सरकारें जो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, जो भगवान राम को कहती थी उनका औचित्य नहीं है, जो कहती थी कि हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, देश के संसाधनों पे का अधिकार होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था कि जब हमारी सरकार बनेगी 370 समाप्त करेंगे, हमारा संकल्प था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम राष्ट्रीयता की अलग जगाएंगे, हम सांस्कृतिक विकासवाद को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है। हमने जो कहा वो करके दिखाए हैं
आगे भी जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी निश्चित तौर पे मानस जी उसको करेगी। अनिल दुबे जी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। देखिए आप मानस जी जी बताइए मनोज जी क्या मानस जी, मैं एक बात कहूंगा, चूंकि मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, इसलिए मैं आपसे विदाई चाहूंगा, लेकिन अपनी बात पूरी करके जाऊंगा। ये बात कही और कि सारे भ्रष्टाचारी एक हैं, तो आपके लिए तो आसान हो गया। आप काहे के लिए रेड कॉर्पेट बिछा रहे हो भ्रष्टाचारियों के लिए? उठाओ, लगाओ सीबीआई, ईडीआई, सीबी सब आईटी लगा के सबको जेल भेज दो। कौन रोक रहा आपको भाई? साफ भ्रष्टाचारी है ना। नरेंद्र मोदी जी भी सुबह कह रहे थे ना, ये सारे भ्रष्टाचारी, तो आप उनको स्पेस क्यों दे रहे हो? छोड़ क्यों रहे हो? बंद करो जेल में। और अगर हिम्मत नहीं है बंद करने की, या उन पे अपराध नहीं सिद्ध होता है, जबरदस्ती का अपराधी और भ्रष्टाचारी बना रहे हो, तो फिर तो आपको बड़ा कलेजा करना पड़ेगा ना। उतना साहस है मोदी जी के अंदर क्या कि सारे राजनीतिक दल जितने भी उनके अगेंस्ट में हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं और उनको वो बंद नहीं कर पा रहे हैं? इतना साहस होना चाहिए ना नरेंद्र मोदी को अंदर। लेकिन एक ही बात कहूंगा और अंतिम बात है मेरी, कि मोदी जैसा अगर झूठा, मोदी जैसा तेज तर्रार, रोने वाला, मंच पे अपनी जनता को अपने कब्जे में करने वाला हमारे पास कोई नेता होता, विपक्ष के पास भी, तो हमको कोई जरूरत नहीं थी, वही पार्टी चुनाव जीत लेती। लेकिन आप एक 38 पे पहुंच गए। मैंने अभी मजाक में कहा, सही कहा पांडे। एक सेकंड मानस जी, अगर देखिए, अगर मानस जी नहीं करेंगे ना कि जनता, मानस जी मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे अगर कोर्ट किसी को सजा आपता की है, उसके बाद भी अगर नहीं कोई मानता है, तो समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे करते रहते हैं। भाई लालू जी को कोर्ट ने कहा, स्वामी प्रसाद बहुत सारे मौर्य जी आम आदमी को पार्टी के लोग कोर्ट में बार बार जा रहे हैं। सभी पार्टी के लोग, यादव सिंह को भी देख लीजिए, गायत्री प्रजापति को भी देख लीजिए, 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आया? देख लीजिए। और मुझे लगता है 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आया? जवाब दे पाए? देख लीजिए, वही मैं कह रहा हूँ, पिता के करोड़ रुपए कहाँ से आया? जवाब दे पाए? 20,000 करोड़ बांटने वो किसका पैसा है? 20,000 करोड़ बांटने, महंगाई भत्ता जाते हैं समाजवादी पार्टी में, और 15,000 करोड़ बांटने में लग जाता है। 4-5 याद दिलाना होगा, 4-5 प्रवक्ता बैठाला करो। उत्तर प्रदेश में जो अब इंडिया बन गया है, इंडिया बड़ा है। रखते नहीं। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? सवाल पूछ लीजिए। पहले भी दिया गया था, वो पहले भी कहा गया था। अरे मानस जी सवाल पूछ रहे हैं, रुक जाइए सिंह, रुक जाइए, रुक जाइए। रिपीट टेलीकास्ट नहीं, बताइए। को पूछने दीजिए, मानस जी को पूछने दीजिए, अपना टेलीकास्ट बंद करिए। साहब एक सवाल बड़ा अहम है, इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। चलिए, एनडीए के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी के तौर पे, बार बार ये सवाल उठता है। उमाशंकर पांडे जी से सवाल लेते हैं। पांडे जी, इंडिया का गठन तो आपने कर दिया, चेहरा कौन होगा? अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। राहुल गांधी? चलिए, धन्यवाद मनोज जी, आपसे फिर किसी और चर्चा में शामिल होंगे। मनोज जी हमारे साथ अब चर्चा में शामिल नहीं, और उनको कहीं और जाना है। लेकिन उमा शंकर जी, सवाल ये है कि एनडीए के पास तो अपना चेहरा है नरेंद्र मोदी के तौर पे, लेकिन विपक्ष जो आज इंडिया का गठन हुआ, उसका चेहरा कौन होगा? क्या राहुल गांधी, क्या नीतीश कुमार, क्या ममता बनर्जी, क्या अरविंद केजरीवाल? जब आप जनता के बीच जाएंगे तो किसी चेहरे के साथ जाएंगे ना, कि मोदी जी के खिलाफ हमने इस चेहरे को खड़ा किया है, तो वो उसका ऐलान आप लोग कब तक करेंगे? देखिए मानस जी, जब एक पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो एक चेहरा घोषित किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। लोकतंत्र का जो तकाजा है, जो पैमाना है कि चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, संसदीय दल की बैठक होती है और वो अपना नेता तय करते हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके बावजूद भी जो लोग विपक्ष में हैं, जो लोग बैठक कर रहे हैं, इसमें आप बता दीजिए कौन सा ऐसा नेता है जो मोदी जी से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मोदी जी से ज्यादा उसका राजनीतिक अनुभव नहीं है, मोदी जी से ज्यादा उसका सांगठनिक क्षमता नहीं है, और मोदी जी से कम आरोप जिस पर नहीं लगे हैं। आप अभी यशवंत सिंह जी बात कर रहे थे, आप बताइए क्या गोधरा कांड के अभियुक्त नहीं है? अभियुक्त रहे हैं ना नरेंद्र मोदी जी? क्या एक लड़की की जासूसी कराने का आरोपी नहीं है नरेंद्र मोदी जी? क्या हरेंद्र पांड्या मर्डर केस, जो इन्हीं के मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे हैं, हरेंद्र पांड्या मर्डर केस पर क्या इन पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पर आरोप नहीं लगे हैं? क्या
क्या सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह जी तिहाड़ जेल काट कर नहीं आए हैं क्या? ऐसे तमाम आरोप हैं। अगर हम भी लगाने पर आ जाए तो प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, बिजली बोर्ड का ठेका उनके मित्र अडानी को मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इजराइल जाते हैं, डिफेंस का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिल जाता है, बांग्लादेश जाते हैं, बिजली का कॉन्ट्रैक्ट 25 साल तक का उनको मिल जाता है। ये तमाम चीजें हैं। मोदी जी से बड़ा भ्रष्टाचार किसने किया? और जो जिसको कहते हैं अनाचार और कदाचार, मानस जी सुन लीजिए, जिसको कहते हैं अनाचार, सीधे जनता की आंखों में धूल झोंकना। प्रधानमंत्री जी अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल को कहते हैं कि 70,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है, और 4 दिन बाद उनको अपनी गोद में बिठा के गले लगाते हैं, और अभी उनको गार्लैंडिंग और वेलकम किया जा रहा है आज इनकी एनडीए की बैठक में। क्या जनता इन बातों को समझती नहीं है क्या? आप कहते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, ऐतिहासिक महंगाई है इस समय। लोग महंगाई से अपना किचन नहीं चला पा रहे हैं मानस जी, बेरोजगारी बढ़ी है, स्कूलों की फीस बढ़ी है, और अस्पताल की बात कर लीजिए। यशवंत जी सिंह जी, मैं आपको इस डिबेट पे चुनौती से बताता हूं, आप चुनौती स्वीकार करिए और बताइए, अगर खुदा न खास्ता भगवान न करे आप कभी बीमार होते हैं या आपका कोई जानने वाला बीमार होता है, कहां इलाज कराते हैं? मोदी जी के मेडिकल कॉलेज में या योगी जी के बनाए हुए मेडिकल कॉलेज में? मानस जी, मैं पूरी चुनौती से कह रहा हूं, वो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के बनाए हुए किसी मेडिकल कॉलेज में इलाज कराते हैं? ये मैं चुनौती से कह रहा हूं, मुझे झूठा साबित करके दिखा देंगे। और दूसरी बात, बेरोजगारी 8.45% पहुंच गई है, ऐतिहासिक है। महंगाई ऐतिहासिक है। दाल, टमाटर, तेल, डीजल, पेट्रोल, बिजली, कौन सी चीज इन्होंने सस्ता किया पिछले 9 सालों में? सब चरम पर है। और तमाम जो वादे किए, 15 लाख अच्छे दिन, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देश में, और मानस जी निश्चित तौर पे मानस जी जनता ने भरोसा इनके, अरे सुन लीजिए उमाशंकर जी, कोई बात। मानस जी इन्होंने बहुत सारी बातें कही। रही बात कहने को बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई प्रधानमंत्रियों को के मौत के कारण के रूप में कांग्रेस को देखा जाता है, ऐसा आरोप लगता है। आरोप लगना अलग बात है, देश के बंटवारे का आधार कांग्रेस है, ऐसे आरोप लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने पुस्तकें लिखी, आरोप पे नहीं जाते। उमाशंकर जी सुनिए, उमाशंकर जी आप सुनिए, उमाशंकर जी सुन लीजिए भैया, उमाशंकर जी सुन लीजिए। आप क्यों सुने? आपके बीच आपका भाषण सुन लिया था उमाशंकर जी, प्रार्थना तो मुझे बोलने का मौका दीजिएगा जवाब देने के लिए। जितना आप कहेंगे मैं 2 घंटा मैं वही बता रहा हूँ। देखिए AR अंतुले साहब इनके मंत्री रहते हैं, 26/11 की घटना होती है और हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया जाता है। दिग्विजय सिंह जी भी कह देते हैं, औरों को भटका हुआ लड़का कह देते हैं। मैं कह रहा हूँ गोधरा की आप चर्चा करते हैं, लेकिन जब पंजाब में सिखों की हत्या होती है, बोल रहे हैं नहीं भगवान झूठ क्यों बोल रहे हैं? पंजाब में कहा पे अंतुले साहब ने कहा क्या दिया? कहने लगे तो कहा झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठों की ट्रेनिंग लेते हैं, झूठ की महारत हासिल है, आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुन लेंगे। इनके एक बड़े पेड़ के लिए कई लाख लोग मर जाएं, उसके लिए ये तैयार है। सुभाष चंद्र बोस जी को का जवाब दे दीजिए ना, किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी को किनारे लगाने का कार्य कौन किया? पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के उन्होंने किया। अब आपको तकलीफ हो गई, मानस जी चुप कर। झूठ बोलेंगे तो कैसा काम करेगा भाई? नहीं, झूठ तो झूठ सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं चैनल पे। हर्षद मेहता घोटाला आपका, आपका 2G घोटाला आपका, बोफोर्स घोटाला आपका, घोटाला है आपका। देश की जनता ने घोटालेबाजों को इस नाते हटाया, सिर्फ और सिर्फ घोटाला। और हम नहीं कर रहे थे, आपकी स्वतः की सरकार में स्वतः की जांच एजेंसियां, क्योंकि जांच एजेंसियां जो है वो निर्विवाद रूप से स्वतंत्र होती हैं, आपके बहुत सारे लोगों के ऊपर केस दर्ज करती है। भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी नहीं होती। नहीं, आपको क्यों तकलीफ हो रहा है भैया? हमको बोल तो लेने दीजिए। मैं वही बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे मानस जी एक का अधिकार बताते हैं जो कहते हैं कि हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, जो भगवान राम की सत्ता को मानते ही नहीं है, जो एक धर्म की शिक्षा की बात करते हैं, जो संविधान में परिवर्तन ले आ देते हैं तुष्टीकरण के नाते।
मुझे लगता है ये सब देखकर देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानस जी पहले दिन से ही अच्छे कार्यों को करती आई। हम जब 2 सीटें पाते थे तो भी हम राष्ट्रवाद की बात करते थे। इनसे पूछा जाए, इनके पी चिदम्बरम साहब 4 करोड़ रुपए गमले में गोभी कैसे पैदा करते हैं? इनके एक मंत्री कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी न 370 बहाल करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? मुझे लगता है कि मानस जी को पूरी स्वतंत्रता है, आप अपनी सच्चरित्रता को बताइए, क्योंकि देश और दुनिया के लोग देख चुके हैं सबसे बड़ा अगर करप्शन, सबसे ज्यादा घोटाला कहीं हुआ तो कांग्रेस में हुआ, और हमने नहीं कहा। टीएमसी का निकाल के देख लीजिए, एनसीपी का निकाल के देख लीजिए, जितनी पार्टियां कांग्रेस से निकली हुई हैं, आम आदमी पार्टी के 400 पेज के रिपोर्ट को देख लीजिए, सभी लोगों ने कहा कांग्रेस मतलब करप्शन करप्शन करप्शन। मानस जी इनको पूर्ण छूट है, ये कहे हम जनता के बीच में इस विश्वास के साथ जाएंगे, हमने जो जनता के लिए कार्य किया है, जनता हमको उस विकास पर। उमा शंकर जी, जिन लोगों के साथ आज आप मंच साझा कर रहे हैं, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल में दूसरे आपके दल हो, आपको याद होगा बहुत समय नहीं गुजरा, अभी 9 ही साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, वही लोग झंडा लेकर के आपकी सरकार के खिलाफ। जी मैं इंडिया न्यूज पे जा रहा हूँ। जी जी, सबसे ज्यादा जो आरोप लगाए वो आप ही के सहयोगियों ने लगाए। मानस जी देखिए, कांग्रेस पार्टी वो कोई पक्षपाती या कोई संविधान विरोधी या कोई पाकिस्तान परस्त पार्टी नहीं है। हमने तो आम आदमी पार्टी को पहली ही सरकार हमने समर्थन देकर बनवाई थी। ये बड़े सोच और बड़े आदर्शों वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। नहीं तो जिस आम आदमी पार्टी ने, सच आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ झंडे लेकर प्रदर्शन किए, हमने उनकी सरकार बनवाई, हमने और भी तमाम सरकारें बनवाई। लेकिन जो ये बात कर रहे थे, आप देखिए 26/11 का आक्रमण हुआ, लेकिन हेमंत करकरे का अपमान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और झूठ का ये सहारा लेते हैं। आईएसआई को रेड कारपेट बिछाकर पठानकोट में एयरबेस पे किसने बुलाया था? मानस जी, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि जो आईएसआई भारत में दंगे करवाती है, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देती है, उसको इन्होंने रेड कारपेट बिछाकर पठानकोट में बुलाया। रेड कारपेट बिछाकर इन्होंने कारगिल का जो मुख्य अभियुक्त था परवेज मुशर्रफ, जो हमारे यहाँ मुकदमे में जिसका नाम था, उस परवेज मुशर्रफ को इन्होंने रेड कारपेट बिछाकर यहाँ पर बुलाया। हाफिज सईद से मिलने कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे। और बगैर आमंत्रण निमंत्रण पाकिस्तान नवाज शरीफ से गलबैया करने कौन गया था? यही गए थे। आतंकवादियों को छोड़ने यही लोग तो गए थे कंधार में। तो ये लोग राष्ट्रभक्ति हमको ना सिखाएं। और जो द्विराष्ट्रवाद की ये बात कर रहे थे, इतिहास इस बात का गवाह है, साक्ष्य मौजूद है कि द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की पहली बात सावरकर ने किया और इनके हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष ने किया। ये इतिहास गवाह है। 1937 में, 1937 में जो हुआ अहमदाबाद में बैठक में, जिसमें जिन्ना भी मौजूद थे, सावरकर भी मौजूद थे, वहां पर इन्होंने द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत का पहला प्रतिपादन किया। और बाकायदे इसको सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग संस्कृतियां हैं, दो अलग सभ्यताएं हैं, ये द्विराष्ट्र हैं। ये उन्होंने सावरकर ने अपनी किताब में लिखी है। अब यशवंत सिंह जी को अगर ये सब नहीं ज्ञात है तो उनकी मूर्खता का मैं क्या प्रमाण दूं? जी, समय का थोड़ा सा अभाव है। अनिल दुबे जी मेरे साथ जुड़े, लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। अनिल दुबे जी, विपक्ष की एकता तो गठबंधन तैयार कर रहे हैं आप लोग, सीटों पर बंटवारा उत्तर प्रदेश में कब तक हो जाएगा? कुछ सीटें आपको मिलेंगी? कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है? देखिए, सीटों की पहले गठबंधन तो हो जाने दीजिए मानस जी, अभी इसमें बहुत विस्तार होगा। और नहीं, आखिरी में वहीं फंसेगा। जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो पेच आखिरी में वहीं फंसेगा, क्योंकि तमाम सियासी दल ऐसे भी जो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, निश्चित तौर पर वो भी अपनी सीटें मांगेंगे। ये विपक्ष की बैठक है। विपक्ष की बैठक में सारी चीजें तय होगी, साझा कार्यक्रम तय होगा, जो है कौन कहाँ लड़े, जो जहां मजबूत होगा ये भी तो तय होगा कि जो जहां मजबूत होगा वो वहां पर लड़ेगा। तो जो इसमें कहीं कोई सीटों का बंटवारा का इसका कोई पेच नहीं फंसने वाला। जब सबका उद्देश्य एक है
सभी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों नौजवानों के साथ कुछ नहीं किया। जनता महंगाई से पीड़ित है, सारा नौजवान पीड़ित है, सभी वर्गों के लिए लोग पीड़ित हैं। तो जब जनता चाह रही है बदलाव, तो उसमें सीटों की कोई बात मानस जी नहीं आएगी, सीटें भी तय हो जाएंगी। समय का अभाव है, कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।